साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो, कसा आहे। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों कई बार कॉमन क्वेरी आप सबकी आती है कि हम केस तो फाइल कर रहे हैं डिवोर्स का, जीत तो जाएंगे ना, हार तो नहीं जाएंगे, लड़ तो पाएंगे, लड़की को हरा पाएंगे या नहीं पाएंगे। अरे भाई, क्वेरी करने से अच्छा है कि आप समाधान ढूंढो। अगर समाधान नहीं ढूंढोगे तो आप क्वेरीज में ही फंस के रह जाओगे। अल्टीमेटली आप किसी भी रूप में जीत दर्ज नहीं करा पाओगे और दुख तब होगा आपको कि सब कुछ आपके पास में, आपके पास फैक्ट्स हैं, आपके पास मटेरियल है, आपके पास एविडेंसेस हैं, पर ढंग से पिरो नहीं पाए। अल्टीमेटली जो है नुकसान हम खा गए। तो क्या करें कि हमें केस को में जो है नुकसान नहीं खाना पड़े। क्या करें कि अपना केस अच्छे से हम जो है प्रेजेंट कर पाएँ। आप सब चाहते हो ना कि केस को हम जीतें, तो क्या करना है। एक आपको मैं शब्द देता हूँ, उस शब्द को पकड़ लो, फॉलो कर लो और उसमें होता क्या क्या है ये समझ लो, तो डेफिनेटली हमको इजी भी रहेगा और हम निश्चित तौर पर जो है जीत दर्ज करा पाएंगे। क्लियर है साथियों। शब्द का नाम है ब्रीफ, BRIEF। साथियों 2.5 अक्षर का तो है प्रेम और 5 अल्फ़ाबेट्स 5 अक्षर का है ब्रीफ। क्लियर है साथियों। ब्रीफ क्यों ज़रूरी है, क्यों करना है, इसके क्या फ़ायदे होंगे और किस तरह से हम केस को जीत पाएंगे, ये आज के डिस्कस के मुख्य मुद्दे हैं। अगर हम समझ नहीं पाएंगे इन चीज़ों को तो हम एक अच्छा केस प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली नुकसान जो है वो हमारा ही होगा। साथियों हम लेते हैं एक सामान्य स्थिति को। आपका और आपकी वाइफ का डिस्प्यूट हुआ, आपकी वाइफ जो है पीयर जाके बैठ गई। आपके मित्र ने कहा, अरे भाई वो तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग हो रहा है जी केस फाइल होने का, तुम बच लो और जाके तुरंत अपने वकील से मिल लो। अब आप जाते हो वकील के पास में, यहाँ तो फाइल वो करेगा सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की, भाई साथ रहने का दावा। आप क्वेरी तक नहीं करते कि ये केस हम क्यों फाइल कर रहे हैं, बस फाइल करना है जी। क्यों फाइल करना है जी? कि खर्चा नहीं देना पड़े। क्लियर है बात, यही रीजनिंग उनके पास में होती है। या फिर वो फाइल करते हैं डिवोर्स केस कि भाई लड़का जो है परेशान है और बीवी ने जो है प्रताड़ित कर रखा है, अल्टीमेटली डिवोर्स के अलावा ऑप्शन नहीं है, डिवोर्स फाइल करना पड़ेगा। उनकी थ्योरी ये होती है कि इस केसेस को फाइल करने के बाद में अगर पत्नी केस कर रही है तो वी कैन टेक शेल्टर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, कि चूंकि हमने डिवोर्स केस जो है फाइल किया तो उसके काउंटर में बीवी ने जो है केस कर दिया। बट ये सब थ्योरीज अपने आप में बेकार तब हो जाती हैं जब आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिकॉर्ड पे आ ही नहीं पाते हैं। आपको ध्यान आता है बाद में, अरे ये फैक्ट तो बड़ा इंपॉर्टेंट था जी, ये तो मैं रख ही नहीं पाया, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस थी, ये मैं रख ही नहीं पाया। फिर बाद में आपका और आपके वकील का डिफरेंस या आपके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी जो हार है उसका एक महत्वपूर्ण कारण बनती है। उदाहरण के लिए अगर हम केस फाइल कर रहे हैं एडिटर के बेसिस पे और पति के पास पत्नी की रिकॉर्डिंग है, बट उस रिकॉर्डिंग में ये एडमिशन पत्नी का है कि भाई मेरे फला फला से अवैध संबंध है, भले वो एडमिसिबल है नॉन एडमिसिबल है, भले इसका साइबर एग्जामिनेशन हुआ या नहीं हुआ, वो सब सेकेंडरी इशू है, बट ये मटेरियल फैक्ट था। पर ये मटेरियल फैक्ट रिकॉर्ड पे नहीं आ पाया और बाद में आप इसको रिकॉर्ड पे लाओगे तो कोर्ट के दिमाग में एक संदेह पैदा होगा कि इस बंदे ने हो सकता है कि एविडेंस को मैनिपुलेट किया हो। ठीक है जी। या ये भी कोर्ट के माइंड में आ सकता है कि आफ्टर थॉट वर्जन है, अगर वर्जन आपकी जानकारी में था तो उस समय रिकॉर्ड पे लेके क्यों नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ये फैक्ट ध्यान में आते हैं साल 2 साल 3 साल बाद, तब तक भाई बहुत देर हो जाती है। तो ये समस्याएं केस में पैदा ना हो, केस को बार बार मॉडिफाई ना करना पड़े, बार बार उसमें अमेंडमेंट्स जो है नहीं करने पड़े, तो हम एक अच्छी ड्राफ्टिंग कोर्ट में चाहते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना पड़े। तो इन सब समस्याओं का एक ही समाधान है, वो है ब्रीफ। ब्रीफ जरूर करें। अगर आप ब्रीफ नहीं कर रहे हैं, सीधा केस को ड्राफ्ट कर रहे हैं या ड्राफ्टिंग उसकी करवा रहे हैं, तो आप एक बड़ा नुकसान जो है खा रहे हैं। ब्रीफ के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी वकील के पास जाएं या किसी एक्सपर्ट के पास जाएं। ब्रीफ एक सामान्य प्रोसेस है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। यह वैसा ही है कि जैसे हम कोई पिक्चर बना रहे हैं, उसमें डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, तो डायलॉग के पीछे की जो मेहनत है वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा, उसकी प्रॉपर स्क्रिप्टिंग नहीं होगी, तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि बाद में जब आप कोर्ट में जाओगे, अपनी कोई बात कोर्ट को बताओगे और उसके समर्थन में जब गवाह दूसरे रिकॉर्ड पे आएंगे, वो कोई नई बात रिकॉर्ड पे ले आएंगे, तो वहाँ पर नुकसान आपका ही होगा। क्योंकि यू आर फाइलिंग द केस, यू आर सपोज टू प्रूव द केस। भले ही पैरामीटर बियॉन्ड डाउट नहीं है, पर केस ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर संदेह कर सकें, या केस ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें विरोधाभास हो। अल्टीमेट नुकसान जो है आपका ही होने वाला है। बचना है तो ब्रीफ का पैरामीटर फॉलो करना है। ब्रीफ में क्या है, सबसे पहले आप अपने घर वालों को एक एक शीट जो है पकड़ा दें। भाई पिताजी को कहते हैं भाई आपको जो तकलीफ थी अपनी बहू से वो लिख लो। ऐसा काम अपनी माँ से करें, भाई जो तकलीफ है आप भी लिख दो। सेम काम अपनी बहन से, सेम काम अपने भाई से, सेम काम खुद से करना है। क्लियर है। हर आदमी के वर्जन जो है फाइल पर जाएंगे एक ही ऑब्जेक्ट को लेके।
वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, आपकी माँ क्या सोच रही है उसके बारे में, आपके पिताजी क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, आपका भाई क्या सोच रहा है उसके बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए मैंने वो वर्ड जो है शुरू में यूज़ कर लिया। इससे क्या हो जाएगा कि आपको उनके विचार मालूम पड़ जाएंगे कि उनके विचार क्या हैं एक ही ऑब्जेक्ट को लेके। अगर उसमें इनकन्सिस्टेंसी है तो हमें उसको करना पड़ेगा कैलिब्राइजेशंस। उससे क्या बेनिफिट होगा कि हम एक ऐसी फ्रेज में केस को क्रिएट करने की स्थिति में होंगे कि जहां पर सारे के सारे व्यक्ति एक ही फ्रेज में आकर एक ही स्टोरी को बयां करेंगे, तो इनकन्सिस्टेंसी आने की पॉसिबिलिटी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जिसको हम करते ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भी फैक्ट्स आपके पिताजी ने बताए, आपके भाई ने बताए, आपकी माताजी ने बताया या अन्य किसी व्यक्ति ने बताया जो आपके घर में है, इन सबको ध्यान में रखते हुए और जो आपका केस है उसको ध्यान में रखते हुए एक ब्रीफ लिखना है हमको, जिसको हम कहते हैं स्टोरी लिखना, स्टोरी राइटिंग। स्टोरी में क्या है कि अपने बारे में लिखिए कि मैं हूँ कौन, अपने बारे में लिखो। फिर लिखो पत्नी के बारे में, फिर अपने परिवार के बारे में, अपनी पत्नी के परिवार के बारे में। इसके अलावा कॉज ऑफ एक्शन जो है कैसे कैसे बीतते गए इसके बारे में स्पष्ट ब्यौरा जो है हमको लिखना है। अब कॉज ऑफ एक्शन कहाँ से आएगा, अब आप समझो इस बात को। जिस दिन से वो लड़की आपके टच में आ गई वहीं से कॉज ऑफ एक्शन जो है स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपकी सगाई हुई या रोका हुआ, ये सेकंड पार्ट है उस कॉज ऑफ एक्शन का। थर्ड पार्ट है शादी, चौथा पार्ट है सुहागरात, पांचवा पार्ट है हनीमून, छठा पार्ट है उसके घर में इंटरेक्शन। जैसे वो किचन में काम कर रही है तो माँ से उसके क्या झगड़े, वो आपके साथ रह रही है तो आपसे क्या झगड़े, आपसे उसको क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपके जो पिताजी है उनसे क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपके जो भाई हैं या अन्य लोग हैं उनसे क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है। इनको ध्यान में रखते हुए लिखो। ये हो गया प्रॉपर स्टोरी का नरेशन। एक एक फैक्ट को याद करते हुए लिखो। आप ये अश्योर कर लो कि कोई फैक्ट छूट ना रहा हो। जब आप फैक्ट को लिख लो पूरा, उसके बाद काउंटर चेक करो अपने पिताजी को, माताजी को, अपने भाई को, बहन को, ताकि सब लोग इस बात पर सहमत हो जाएं कि हम जो फैक्ट लिखने जा रहे हैं अब सब्सिक्वेंटली उसमें कोई भी जो है चीज़ें जो है नहीं छूटी हैं, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई फैक्ट जो है उसमें गलत नहीं है। ये हो गया पूरा काम। इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल स्टेप, स्टेप नंबर 1, इट इज़ कॉल्ड अ स्टोरी नरेशन स्टेप। क्लियर हो गया आपको। दूसरा स्टेप क्या है कि स्टोरी को नरेट करने के साथ साथ जो जो इंसिडेंट बीते उनकी एविडेंस को कंपाइल करना। सेकंड स्टेप है कंपाइलेशन ऑफ द एविडेंसेस। मान लीजिए कि पत्नी ने पति को मारा और इसका फुटेज है सीसीटीवी के ऊपर, ये फैक्ट आपकी जानकारी में आपने लिख दिया स्टोरी में, तो अगर इस फैक्ट के समर्थन में कोई एविडेंस है तो उसको जरूर लगाइए। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एविडेंस मल्टीपल हो, मीन्स एडिशनल एविडेंस बचते कि मीन्स उसने आपको मारा पीटा, तो फुटेजेस तो है ही। अल्टीमेटली आप डॉक्टर के पास में भी गए, आपका इलाज चला, या आपने कोई मेडिसिन ली, या उसने आपका हाथ मरोड़ दिया या फ्रैक्चर कर दिया, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी एविडेंसेस हैं तो उसको साथ में लगाइएगा। ये जरूरी इसलिए होता है कि जब आपका वकील इसको फाइनल चेक करेगा स्टेप नंबर 3 में, तो उसके सामने स्टोरी प्लस कंपाइलेशन ऑफ एविडेंसेस रहनी चाहिए। अगर नहीं रहेगा, सिंपल पहुंच जाओगे तो काम नहीं बैठेगा। क्लियर है। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि जल्दबाजी में केस को ड्राफ्ट करने की बजाय केस को तसल्ली से अपने को ड्राफ्ट करना है। तो पहला स्टेप क्या है, स्टोरी नरेशन। दूसरा है कंपाइलेशन ऑफ एविडेंसेस। तीसरा है ब्रीफ का एनालिसिस। क्लियर है, जिसमें जो कंसर्न एक्सपर्ट होगा वो ये चेक करेगा कि आपकी जो स्टोरी है आपकी एविडेंसेस से मैच हो रही है। तो उसमें क्या होगा कि वो एनेक्चर मार्क करता जाएगा और उसके पैरे जो है बनाता जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है एविडेंस की और अच्छी स्क्रूटनी करने का। तो इसको हम कह सकते हैं स्क्रूटनी ऑफ द फैक्ट्स एंड द एविडेंसेस। क्लियर हो गया। चौथा स्टेप क्या आएगा कि जो जो एविडेंसेस ऑक्यूलर है उन कंसर्न व्यक्तियों को बुलाना और उनके इंटरव्यू कॉन्टेक्ट करना कि भाई आप इस केस में गवाह बनोगे अल्टीमेटली, तो इस पर आपका क्या राय है, आप गवाही दे पाओगे, कोई डर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भाग जाओगे। तो इस बात को भी अश्योर करना जरूरी है। अगर आप अश्योर नहीं कर रहे हो, उनके नाम लिखवा रहे हो, बाद में वो नहीं आते हैं, एडवर्स इन्फ्लुएंस आपके ही केस में जाएगा। पांचवा स्टेज क्या है कि जो भी एविडेंसेस फाइल पर है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, क्लियर है, तो उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में कन्वर्ट करना, उसको पेश करना, उसको एडमिसिबल करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हमें एविडेंस को जो है सौंपना है साइबर एक्सपर्ट को, उसका एनालिसिस कराना है और अल्टीमेटली जो उसकी रिपोर्ट आएगी और जो एविडेंस को एनालिसिस करेगा उसके नोट्स आएंगे, उसके बेसिस पर भी एक स्टेप जो है क्रिएट करना है। तो उसको हम कहेंगे एनालिसिस ऑफ एविडेंस बाय साइबर एक्सपर्ट, ब्रैकेट में जाएगा इन केस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अवेलेबल। अगर वो नहीं है तो इस स्टेप को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप ये स्टेप नहीं लेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, तो बाद में अपोजिट पार्टी कई क्वेश्चंस जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर खड़ी कर सकती है। तो मेहरबानी करके आप साइबर एक्सपर्ट से एग्जामिनेशन कराएं, पर साइबर एक्सपर्ट को चुनने से पहले इस बात को अश्योर कर लें कि उसने कितने केसों में जो है गवाही दी है, कितने केसों में उसकी गवाहियां जो है कोर्ट ने मानी है और वो केसेस जो है सक्सीड हुए हैं उसकी टेस्टिमनी के बेसिस पे। इस बात को अश्योर करना है। तो आप उसके प्लेस पे जाइए, उन डॉक्यूमेंट्स को देखिए, एविडेंस को देखिए और अल्टीमेटली फिर आपको अपनी एविडेंस जो है सौंपनी है इन द प्रॉपर मैनर, ताकि हमें जो है कोई दिक्कत नहीं है और हम इजीली जो है वर्कआउट कर सकें। उसके बाद वापस से केस को हमको डिस्कस करना है। ये है स्ट्रेटेजी का डिस्कस केस कि ऐसी एविडेंसेस जो बहुत अच्छी हैं,
हमारे लिए एक अच्छा केस जो है चॉकआउट कर सकती है, उसको हम ले जाएंगे ऊपर। जो कमज़ोर है, कम सपोर्ट कर रही हैं, उसको उसके नीचे। जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हैं, अगर आवश्यकता है तो रखेंगे, आवश्यकता नहीं है तो हटा देंगे। क्लियर है? स्ट्रेटेजी का डिस्कस के बगैर हम केस को आगे ले जाएंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। उसके बाद है नोटिस फ्रेमिंग स्टेज। लोग कहते हैं कि नोटिस है कि करोगे क्या, अवॉइड करो। मैं कहता हूँ कि नोटिस है ना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए अच्छा है कि कानून में एक बात जो है सिखाई रहती है हर व्यक्ति को, हर संस्थान को, कि बी अवेयर एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर अगली पार्टी को आप नोटिस दे रहे हो, उसका कोई रिप्लाई नहीं है, तो उसके खिलाफ जो है इन्फ्रेंस आएगा धारा 119 BSA का। ये जरूरी इसलिए है कि अगर हमने ऐसा कर लिया और हमने सारे फैक्ट जो है इसको टेंडर कर दिया और वो रिप्लाई नहीं कर रही है अपोजिट पार्टी, तो वहां पर हम कोर्ट में इसका फायदा डेफिनेटली जो है ले पाएंगे। और रिप्लाई करती है, कुछ ऐसे फैक्ट्स को लिखती है जो हमारे पक्ष में है, तो वहां पर सेक्शन 121 BSA मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कॉन्टेक्स्ट में भी हम जो है फायदा ले पाएंगे। क्लियर है? और उसके बाद जो है हमें केस को फाइल करना है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ब्रीफ के, अगर हमने फॉलो कर लिए तो निश्चित तौर पे हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हम अच्छे तरीके से केस को रिप्रेजेंट कर पाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक ऑफ ओमिशन, कॉन्ट्राडिक्शन, कन्फ्लिक्ट। और हमारे जो फैक्ट्स फाइल पर होंगे वो होंगे अप टू द मार्क। और लड़की पक्ष के लिए इतना आसान नहीं होगा वहां पर टारगेट को चेस करना। तो इजी स्टेप्स हैं, फॉलो कर लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, नहीं करोगे तो वहां पर आपको नुकसान का सामना जो है करना पड़ सकता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।